सो हेलो एवरीवन। आज मैंने बच्चों को बताया था कि मैं गेट का जो हो चुका है, तुम्हारा फॉर्म निकल चुके हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म्स को। हम सिलेबस जान लेते हैं। नॉर्मली मैं बात करने वाली हूँ लाइफ साइंसेस की, और इसी सिलेबस की बात नहीं करने वाली, लाइफ साइंसेस की बात करने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे लाइफ साइंसेस के हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा ये वीडियो। और इसमें मतलब मैं सिलेबस तो बताऊंगी, साथ में तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट कहाँ से कोई पार्ट आने वाला है, कितना बेसिक आने वाला है, कितना डीप में आने वाला है। तो हम पूरा कंप्लीट मतलब पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली सिलेबस देखेंगे, नहीं, सारा डिटेल में बात करते हैं। सो मेरी जो क्लासेस होती हैं CSI UGC नेट में पढ़ाती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे आके फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर मैं CSI UGC नेट की बात करती हूँ तो गेट जो है वो इससे थोड़ा मतलब ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आता है गेट का एज कम्पेयर टू CSI UGC नेट। क्योंकि जो गेट में जो सिलेबस है ना, वो तुम्हारा खाली लाइफ साइंसेज वाला चीज़ नहीं है, उसमें तुम्हारा बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जोलॉजी हो गया जो तुम नॉर्मली CSI के लिए भी पढ़ते हो। अगर तुम्हारा बेसिक यहाँ से क्लियर है तो तुम्हारा ये एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायो हो गया। बस एक प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो केमिस्ट्री वाला जो तुम्हारा कंपलसरी वाला सब्जेक्ट है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वरना ये तो ईजी रहता है जैसे तुम्हारा CSI UGC नेट का होगा। तो जो CSI UGC नेट आता है वो थोड़ा टफ आता है, ये थोड़ा ईजी आता है उससे। अगर हम बात करते हैं CSI UGC नेट की, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सारा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, और जो भी नोट्स हैं आपके PDF के फॉर्मेट अगर चाहते हैं, कोर्स जितना होता है 13 यूनिट्स का कोर्स होता है, इसमें सारी की सारी इंक्लूडेड होती हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। और प्लस में ज्वाइन करने के फ़ायदे ये होते हैं कि आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे सकते हो, आप MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होता है बच्चे का, और डाउट क्लासेस भी होती हैं। अगर किसी को डाउट होता है तो वो वाली क्लासेस भी होती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली आपको प्लस पे फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है। बाय यहाँ पे सर्च इंजन में डालना है CSI UGC नेट, फिर सब्सक्रिप्शन लेना है। आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 24 मंथ्स का ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 12 मंथ्स का बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि इतना अमाउंट नहीं देना है तुम्हें, अमाउंट सिर्फ बहुत कम है। और 12 मंथ्स में तुम्हारा सारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा सारा का सारा, तुम्हारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, तुम्हारा नेट JRF तुम्हारा निकल जाएगा। तो क्या होता है कि 12 मंथ्स का आई थिंक बहुत सुटेबल रहता है। अगर कोई बच्चा अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आया है और उसका गोल यही है कि PhD करनी है और नेट JRF निकालना है, तो उसको अभी से ले लेना चाहिए। आई थिंक उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। जो नॉर्मली तुम्हें पेमेंट करनी होती है वो 11,000 की करनी होती है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। द रेफरल कोड विल बी कुमकुम 10। इसको यूज़ करने से आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलता है। तो आपको रेफरल कोड यहाँ यूज़ करना है, आपको 10% ऑफ मिलेगा कुमकुम 10 अप्लाई करने से। आप अबाउट 10,395 आप पे कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। 1 साल का अमाउंट है 10,000। सो दिस इज़ वेरी वेरी लेस। तो आप इसको देख सकते हो, अगर आपको करनी है आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आप EMI के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है। इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ 10,000 की EMI देनी है। मतलब तुम 1,000 रुपये अगर पर मंथ भी देते हो तब भी तुम्हारा 11 में ख़त्म हो जाएगा, 11 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन भी है, UPI भी है, वॉलेट भी है, नेट बैंकिंग, आप कैसे पे कर सकते हैं, वो पे करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, CSI UGC नेट मतलब सर्च इंजन में डालना है। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय अप्लाइंग कुमकुम 10 टू गेट अ 10% ऑफ। यस, चलो अब बात कर लेते हैं गेट के सिलेबस की। तो अगर मैं पेपर सेक्शन की बात करती हूँ, आई थिंक बच्चों थोड़े अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में कि जो पहला जो सेक्शन होता है उसमें एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, एप्टीट्यूड आता है। जो सेकेंड सेक्शन होता है उसमें केमिस्ट्री आती है। ठीक है, केमिस्ट्री आती है। एप्टीट्यूड जो होता है 15 मार्क्स का होता है, आई थिंक 15 मार्क्स का होता है। और जो मेरा एप्टीट्यूड जो केमिस्ट्री है वो होती है 25 मार्क्स की। तो कितना हो गया, 40 हो गया। और जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं, दो तुम्हें ऑप्शन सब्जेक्ट दिए जाते हैं कि तुम्हें दो चीज़ें चूज़ करनी है। एग्जाम के टाइम पे ही तुम चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम घर से प्रिपेयर करके जाओ, जैसे तुम जूलॉजी प्रिपेयर करके
प्लस तुम बॉटनी प्रिपेयर कर गए, लेकिन तुम्हें पेपर में देख के पता चला कि नहीं मुझे माइक्रोबायो अच्छे से आ रही है, तो तुम वहाँ पे स्विच कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि ज़ूलॉजी टफ है तो तुम माइक्रोबायो पे भी जा सकते हो। तो इन तुम पाँचों में से तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ चूज़ करनी पड़ेंगी, 2 ऑप्शनल करने पड़ेंगे, और उनका जो मार्क्स होता है वो होता है 30, एक सब्जेक्ट का मार्क्स होता है। तो दोनों का कितना हो गया, 60 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 40 + 60 100 मार्क्स का पेपर हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा ये जो केमिस्ट्री है ये कंपलसरी होता है, ये सब में आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे, इसमें से तुम 2 ऑप्शनल चूज कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे ही, कि जो तो भी तुम्हें इजी लग रहा है तुम उसमें से चूज कर लो और तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में जो है केमिस्ट्री। इसका सिलेबस के बारे में समझते हैं कि सिलेबस कैसे आता है। देखो, अगर मैं बात करती हूँ सिलेबस की, तो ये जो आता है तुम्हारा बहुत बेसिक लेवल का आता है, बेसिक लेवल का आता है। और तुम्हें भी पता होगा इस बार गेट का क्या कर दिया है, गेट का कर दिया, इसमें भी वीडियो बना चुकी हूँ एलिजिबिलिटी के ऊपर, तो तुम जाके देख लेना उस चीज़ को भी। और फिर भी बता देती हूँ, जो बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, वो भी अब इस पेपर को दे सकते हैं। पहले सिर्फ क्या था कि जो मास्टर्स के तुम्हारे जो बच्चे कर रहे हैं वो दे पाते थे, लेकिन अब गेट जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी जो थर्ड ईयर में है वो भी दे सकते हैं। तो ये तुम्हारा एक नया चेंज आया है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर चेंज है, इवन अच्छा है, पॉजिटिव चेंज है। तो तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो, जो भी ग्रेजुएशन में बच्चे हैं वो भी फिल कर सकते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। अगर मैं केमिस्ट्री के पहले सेक्शन पे बात करती हूँ तो इसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। अब इसमें देखो क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से। तुम सिलेबस सारा देख रहे हो, पर मैं तुम्हें मेन चीज़ें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी अगर आती है तो वेल एंड गुड, वरना इतने क्वेश्चन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ये आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कंपैरिजन बिटवीन बोहर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन बोहर मॉडल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, एक बार ये वाला भी पढ़ना पड़ेगा। देन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आना चाहिए निकालना एटम्स और आयंस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज होन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर मैं बात करती हूँ होन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, तुम्हें करके जाना, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा। अगर तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बताती हूँ पढ़ना कहाँ से है, अगर तुम्हारे पास नीट की कोई बुक है, अगर तुमने कभी भी नीट के लिए प्रिपेयर करा हो या फिर कोई भी बुक ली हो पुराने ज़माने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको निकाल लो बुक को, और नीट में जो भी केमिस्ट्री है ना इसके हिसाब से उसमें से पढ़ जाओ। आई थिंक वो इनफ होगा तुम्हारा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक टेबल। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिससे तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी पता होनी चाहिए, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। अगर मैं ग्रुप में बढ़ रही हूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, अगर मैं पीरियड में बढ़ रही हूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की बात करती हूँ तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए किसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है और इसकी एफिनिटी कम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे अगर मैं बात करती हूँ हेलोजेंस की, तो उनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, तो हाइड्रोजन को मैं देखूंगी, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एंड एटॉमिक साइज भी पता होना चाहिए कि पीरियड्स में क्या होगा, तुम्हारे ग्रुप में क्या होगा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 2, दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अगर मैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करती हूँ, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, यस, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, अब मतलब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबी थ्योरी फॉर द डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स। आई थिंक इसका थोड़ा बहुत तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, और जो भी तुम्हारे एग्जांपल्स दिए होंगे ना बुक्स में, वो वाले बस ज़्यादा करके मत जाना, सिर्फ उतना करके जाना। वेस्पर थ्योरी ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH3 पॉजिटिव का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेजोनेंस नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइपोल मूवमेंट का पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है बस। स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीटर सच एज बॉन्ड लेंथ, यस, तुम्हें ये पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसको भी ध्यान रखो। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड, देखो जब मैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल एनर्जी की बात करती हूँ, मतलब तुम्हें इन तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ बढ़ा रही हूँ तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ती है, क्या मेरा एनर्जी एंगल बढ़ता है, तो ये तीनों में वो चीज़ पता होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए तीनों का कहाँ पे यूज हो सकता है।
नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस। आई थिंक ये बच्चों को पता रहता है, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक रेडाई, लेटिस एनर्जी, आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉन हेबर साइकिल, ये एक बार देख लेना, ठीक है, ये वाले एक बार देख लेना, और इसमें यही वाला इंपॉर्टेंट था। सेक्शन में आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जिसमें एस, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ऑक्साइड्स, हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ एल्कलाई, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। आई थिंक तुम्हें तो पता होना चाहिए एल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप है, मुझे पता होना चाहिए एल्कलाई का फर्स्ट ग्रुप का प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिकली दे रखा है बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, तो इन चीज़ों की चीज़ पता होनी चाहिए। सल्फर जो होता है हम किसको स्टोर करके रख सकते हैं, किसको स्टोर करके नहीं रख सकते, किसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आई थिंक जिस बच्चे को भी आते हैं ग्रेजुएशन से या फिर 12th से, वो भूला नहीं होगा, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। वैलेंस बॉन्ड एंड क्रिस्टल फेल्ट, वैलेंस बॉन्ड वाली थ्योरी एक बार देख लेना। कलर ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री अगर तुम्हें याद करनी है तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को एक साथ लिखो, चार्ट पेपर बनाओ और लिखो उसको, या फिर तो बुक्स में मिल ही जाता है, अगर बुक्स में नहीं मिलता है तो तुम नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, एटलीस्ट उसको ढंग से याद कर लो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन सी, जैसे पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, वो याद कर लेना, और एक एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना। अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए कि कौन सा होगा तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म, आई थिंक ये तो तुम कर लोगे आइसोमेरिज्म, तो देख लेना इसको। सेक्शन 4 की बात करते हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रिया। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इनके जो नेम्स है ना, और दूसरे दूसरे जो नेम्स होते हैं वो नेम्स याद कर लेना, और फॉर्मूलाज देख लेना, इसके फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ये आते हैं। पीएच निकालना है, पीएच तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तुम्हारे CSI UGC नेट में भी आता है और यहाँ पे भी आता है। इस वाले टॉपिक को तो कर लेना, नहीं तो तुम्हारे एग्जाम से पहले तो मैं ही करा दूंगी, ठीक है। पीएच वाला तो यहाँ से हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा, लेकिन ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है, आई एम टेलिंग यू, ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है, बहुत बेसिक लेवल आता है। अगर तुमने नीट वाला थोड़ा ढंग से भी प्रिपेयर किया है ना, अगर कभी पढ़ा होगा तुमने या फिर 12th ढंग से पढ़ी होगी, तो उसके बेसिस पे ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है। कोलरॉश लॉ मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। EMF निकालना आता है, EMF आता है, नर्स इक्वेशन आती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट इज रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट, यस रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0, 1 और 2, इन तीनों की ग्राफ तो कर लेना एक बार, ग्राफ कर लेना एक बार, और इनकी देख लेना कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी, ये ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी 0, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एंजाइम, आई थिंक जिस बच्चे ने एंजाइम्स करा हुआ है मेरे साथ, आई थिंक उसको क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं कराया है, तो मैं यूट्यूब पे एक बार करा दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करती हूँ तो आई थिंक इसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी काफ़ी होती है, तो इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या करना चाहिए। स्टेट एंड पाथ फंक्शन, आई थिंक ये तो बहुत, ये 2 लाइन का चैप्टर है, ये मतलब 2 लाइन का वो है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एक बार ये याद कर लेना। फर्स्ट लॉ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, किरचॉफ्स इक्वेशन, आई थिंक किरचॉफ इक्वेशन आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हेस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, ये भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड लॉ एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है। ये जो एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी, ठीक है। रिवर्सिबल कौन सा होगा, इरिवर्सिबल कौन सा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से तुम स्पॉन्टिनिटी तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो अगर जैसे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, डेल जी अगर तुम्हारा नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। डेल एच, डेल टी, एस, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पता होनी चाहिए। एंट्रोपी हो गया तुम्हारा, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, ये डेल जी के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे के सारे याद रहने चाहिए तुम्हें, इसके क्वेश्चंस आते हैं, आई एम टेलिंग यू।
और ये जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं ना, एनटी वाले क्वेश्चन आते हैं, एनएटी वाले, सॉरी एनएटी वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे तुम्हें वैल्यू भरनी होती है। ठीक है, अगर तुम्हारी वैल्यू सही हो गई तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो फिर उसका वो नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सेक्शन 8 में देखो, सेक्शन 8 में क्या है तुम्हारा, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर इसकी बात करती हूँ, एसिड बेस यस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट्स आई थिंक नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म आई थिंक चलो ये कोई बात नहीं। SN1 SN2 रिएक्शन ये पता होनी चाहिए, SN1 SN2 पता होनी चाहिए, E1 E2 पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। और मार्कोनिव्स रूल ये पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेजेस रूल ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पे। और एलिमेंट्री हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आई थिंक जो भी तुमने 12th क्लास में थोड़ा बहुत भी नीट के लिए प्रिपेयर कराया ना, आई थिंक वो इनफ है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। और एरोमेटिक पता है क्या इसमें क्या होगा, जो तुम्हें अगर नहीं भी आता है ना, तो तुमने थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे याद आ जाएगा। अगर नहीं आता, एक बार तुम ये सारी चीज़ें एक बार टॉपिक देख के ज़रूर जाना, ये सारे के सारे टॉपिक देख के जाना, अगर तुम्हें प्रॉपर कहीं मिल जाते हैं तो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुम कहीं से सर्च कर लो, या फिर अगर मुझे बता दोगे तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती, आई नो, बट आई ट्राई। अगर ऐसा कुछ होगा, कभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी किसी को, अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको समझा दूंगी इस चीज़ का। लेकिन हाँ, क्लास नहीं ले सकती मैं इसके ऊपर। ओरिएंटेशन इफेक्ट एज एग्जाम्पलीफाइड बाय वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, आई थिंक फंक्शनल ग्रुप पता होनी चाहिए, OH COH। हाँ, इसमें क्या आता है, कौन ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा, कौन हाइड्रोफिलिक होगा, कौन ज़्यादा पोलर है, कौन ज़्यादा नॉन पोलर है, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। कौन ज़्यादा पोलर है, कौन ज़्यादा नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिसिटी हो गया। और तुम्हारा SN1 रिएक्शन कौन सी है, SN2 रिएक्शन कौन सी है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। 9th वाला सेक्शन देखो, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आई थिंक ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि जितने भी CSI UGC नेट के बच्चे हैं, ये सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो आई थिंक तुम्हारे लिए इजी होना चाहिए। अमाइनो एसिड तुम्हें पता होना चाहिए, प्रोटीन, अमाइनो एसिड में पढ़ा रही हो भी यूट्यूब पे भी। प्रोटीन तुम्हें पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, आई थिंक ये पता रहता है। पेप्टाइड सिक्वेंसिंग बाय केमिकल मेथड्स, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। आई थिंक ये तो तुम्हारे वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स प्यूरिफिकेशन, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, आई थिंक ये तुम्हारे में है सारा का सारा। बीयर लैम्बर्ट्स लॉ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे यूज होता है, आई थिंक ये तो तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा, ये वाला 9th वाला सेक्शन, तो फिर तुम्हारा CSR के साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा केमिस्ट्री का। अब आते हैं जो तुम कर सकते हो। अब तुम बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, जोलॉजी कर सकते हो, बॉटनी कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, माइक्रोबायो कर सकते हो। अब पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। आई थिंक बच्चों के कुछ जो बच्चे हैं वो मास्टर्स ही बायोकेमिस्ट्री से करें, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा काफ़ी। जो बच्चे जोलॉजी या बॉटनी या माइक्रोबायो से कर लें, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ईजी वाली चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये मैं अनअकैडमी पे करा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं कराया, तो मैं इसको डाल दूंगी, तो ये वाला तुम्हारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो तुम्हारे इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, CSR के लिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन स्ट्रक्चर तुम्हारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सारे पता होने चाहिए। मायोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन के साथ किसकी ज़्यादा होती है, ये पता होना चाहिए। लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, राइबोन्यूक्लियस ए हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिड, काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम्स हो गई। ये सारा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे उसमें भी काम आएगा, तो ये तो पढ़ ही लेना सारा का सारा, ये तो तुम्हारे हो ही जाएगी CSI नेट के साथ ही तैयारी। सेक्शन 2 देखो, एंजाइम काइनेटिक्स, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। रेगुलेशन, इनिबिशन, वाइटामिन में करा चुकी हूँ, कोएंजाइम्स। ये जो मेरे टॉपिक्स हैं, ये मेरे यहाँ नहीं हुए हैं यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी ये वाले टॉपिक्स, तो डोंट वरी। बायो एनर्जेटिक्स हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ATP हो गया, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड देयर रेगुलेशंस, ग्लाइकोलिसिस हो गया, TACA साइकिल हो गया, आई थिंक ये तो सब तुम्हें पता होना चाहिए। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यहाँ पे क्या बनता है, NADP बनता है, जो एक अकेला ऐसा है जो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बनाने में हेल्प करेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके इनिबिटर्स पता होने चाहिए, है ना। ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो गया, जो अमाइनो एसिड या फिर हमारे फैटी एसिड जब ग्लूकोज बनाते हैं तब। ग्लाइकोजन हो गया, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो गया। तो ये तो आई थिंक तुम्हारा मैं ही करा दूंगी सब चीज़ें, तो इसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे CSI के साथ ये भी प्रिपेयर हो ही जाना है।
नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स, अगर कोई बच्चा अगर तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी अगर कर रहा है, प्लांट की जो उसकी प्लांट की स्टडी अगर वो कर रहा है, बॉटनी पढ़ रहा है, तो आई थिंक उसके लिए भी ये वाला इजी रहेगा। केल्विन साइकिल, तुम्हारा अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीजें। सेक्शन 3 देखो, बायोकेमिकल सेपरेशन रिएक्शन, ये बेटर है, पता है इससे क्या होगा, तुम्हारे सीएसआई की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिनिटी वाली तो। सेंट्रिफिकेशन हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया पहले सेंट्रिफ्यूज होगा या फिर न्यूक्लियस निकलेगा या फिर राइबोसोम्स निकलेगा, ये पूरा पता होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस, यूवी विजिबल फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी की सारी तुम्हें पता होनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अलग अलग दी गई हैं, तो तुम क्या करोगे, इसको सीएसआई के हिसाब से भी प्रिपेयर कर लेना। और जब हम कोई भी टेक्निक पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके लिए तुम एप्लीकेशन देखो, और एप्लीकेशन के साथ साथ तुम क्या देखो, एप्लीकेशन के साथ साथ तुम्हें क्या देखना है, उसका प्रिंसिपल देखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर तुम टेक्निक पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट है तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज, ये तो मैं आई थिंक ये वाला तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये मैं तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई थिंक वो बहुत इनफ है तुम्हारे लिए। एक्शन पोटेंशियल, ये भी मैं करा चुकी हूँ, तुम ये भी पढ़ सकते हो। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये भी करा चुकी हूँ, आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो चुका है। मेम्ब्रेन असेंबली, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये अभी, हाँ, रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शंस, ये भी मैंने करा दी है तुम्हें, सिग्नलिंग वाला पार्ट। हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये भी तुम कर लेना, ये बहुत इजी है, आई थिंक ये तो बच्चे फिर भी कर लेंगे। ठीक है, ये आधी चीजें तो मैं नहीं करा दी तुम्हें यूट्यूब पे, तुम अगर नहीं देखा है तो वहां जाके देख लेना। सेशन 5 में देखो, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये हो ही जाएगा तुम्हारा। आई थिंक ये तो तुम ग्रेजुएशन पढ़ते हो, मास्टर्स में पढ़ते हो, अगर थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो प्लस पे कोर्स ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएसआई के हिसाब से भी और यहाँ के हिसाब से भी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो बायोकेमिकल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एप्लीकेशन। पीसीआर भी पूछते हैं। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, डीएनए माइक्रोएरे प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशंस। नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग एंड एडिटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट इसमें सारा है, और तुम्हारा सीएसआई वाला ही है, तो इसमें आई थिंक कोई तुम्हें इशू नहीं होना चाहिए करने में। तो इम्यून सिस्टम की अगर बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा इजी यही पार्ट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं यहाँ से। यहाँ पे तुम्हें करना है इननेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। सेल्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, सारी पता होनी चाहिए। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस पता होना चाहिए, पूरा का पूरा डिफरेंस पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का थोड़ा बहुत पाथवेज देख लेना, तीनों के तीनों। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स, इसका फंक्शंस आते हैं, काफ़ी आते हैं, एंटीबॉडी के फंक्शंस काफ़ी आते हैं कि आईजीई का फंक्शन क्या है, आईजीए का फंक्शन क्या है, कौन सा तुम्हारे मैटरनल प्लेसेंटा में पास, कौन सा प्लेसेंटा से पास हो जाता है, कौन सा नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी सेल्स एंड टी सेल्स रिसेप्टर्स देख लेना इसको, तो बी एंड टी सेल एक्टिवेशन इतना हाई लेवल का नहीं आता है, बट फिर भी देख लेना, बहुत ईजी है। लेकिन एमएससी ये मैं करा चुकी हूँ अनअकैडमी पे, तो अगर नहीं करा है यूट्यूब पे करा दूंगी, डोंट वरी। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड इम्यूनोडिफ्यूजन, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिया, एलिजा एंड फ्लो साइटोमेट्री, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड देयर एप्लीकेशन। मोनोक्लोनल तो बहुत आता है तुम्हारा, सीएसआई में भी आता है और कहीं और भी आता है, जैसे गेट में भी आता है, तो ये भी कर लेना। फ्लो साइटोमेट्री का पता होना चाहिए, सेल को सॉर्टिंग करने के लिए जब यूज करा जाता है फ्लो साइटोमेट्री यूज करा जाता है। अब आते हैं बॉटनी पे। अगर मैं बॉटनी की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बॉटनी की बात कर रही हूँ, तो जो भी बच्चे अगर बॉटनी के उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, और जो बच्चे बॉटनी के नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जिन्होंने 12th क्लास या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करा है तो उनके लिए भी ये चीज़ ईजी रहती है। बॉटनी की बात करती हूँ, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर आते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर भी। हिस्ट्री नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। डायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एपीजे सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक, क्लेडिस्टिक, यस, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी एंड बार कोडिंग, मतलब ये हर्बेरिया एंड इंडिया, ये वाली चीज़ें नॉर्मल है, आई थिंक ये तुम देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि तुम कितना देखोगे ना हर्बेरिया इन द इंडिया, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। पर एक बार देख जाना लिस्ट को जाते टाइम, एग्जाम के टाइम पे। प्लांट एनाटॉमी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, फ्लोरल ऑर्गन्स, एम्ब्रियो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसके डिफरेंस आएंगे, है ना। वेस्कुलर सिस्टम आएगा, एंड जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तुम्हें।
सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुड एनाटमी, प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस फ्रॉम द एनिमल स्ट्रक्चर। आई थिंक ये तो पता होना चाहिए ना तुम्हें कि प्लांट की सेल में क्या डिफरेंस है और एनिमल की सेल में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्रेजेंट होता है कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है, राइबोसोम किस में होता है राइबोसोम किस में नहीं होता है, या फिर 70S किस में होता है 80S किस में होता है, सेंट्रियोल किस में होता है सेंट्रियोल किस में नहीं होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ प्लांट डेवलपमेंट सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस की, और तो मेरा हाँ ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन हो गया उनका, और हमारी जो ट्राइजोमी बनती है, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो आता है। स्पेसिंग मैकेनिज्म इन ट्राइकोम्स, यस ये भी पता होना चाहिए ट्राइकोम्स वाला। शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, ये तो तुम्हारे CSR के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम बॉटनी कर रहे हो तो ये वाला वहाँ से हो जाएगा तुम्हारा। ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, ये भी आई थिंक ये वाला यहाँ से हो जाएगा। फोटो पीरियडिज्म वनलाइजेशन यहाँ से हो जाएगा। ABC मॉडल, ये तो तुम पढ़ते हो यहाँ पे। और डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ का। सीड डेवलपमेंट, जाइलम सेल डिफ्रेंसिएशन, ये देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो गया तुम्हारा, फाइटो, ये तो CSI के लिए भी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आई एम टेलिंग यू कि यहाँ से आते ही आते हैं। क्रिप्टोक्रोम हो गया, फोटोट्रोपिन हो गया, रोल ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, सारे के सारे हार्मोन्स पता होने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है तुम्हारी, तो आई थिंक यहाँ से भी आता ही होगा 50% तो। अब पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखो इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हारा आएगा अपटेक एंड वाटर ऑफ आयंस इन सॉल्यूट्स। तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या थ्योरी है, और रूट वाली जो थ्योरी है ये सारी पता होनी चाहिए थ्योरीज। एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक, ये तुम्हारे CSR के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटल मूवमेंट, मतलब ओपनिंग कब होगी क्लोजिंग कब होगी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, C3 C4 कैम प्लांट्स, ये तो तुम्हारा सारा का सारा CSR वाला ही है। फोटो रेस्पिरेशन हो गया, ग्लाइकोलिसिस तुम ऑलरेडी उसमें कर चुके हो, TCA कर चुके हो, ETC कर चुके हो, तो इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं होगा, मतलब डबल डबल नहीं करना पड़ेगा। और फ्रीजिंग हीट स्ट्रेस में कौन सा जो तुम्हारे क्या बोलते हैं सिग्मा फैक्टर्स कौन से रिलीज होते हैं, ये भी हो जाएगा। हीट शॉक प्रोटीन जो होती हैं, एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है ना। और प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट तुमने वहीं पढ़ लिया, तो इसका दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्कलॉइड्स हो गए तुम्हारे, टर्पीन्स हो गए, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स हो गए, फ्लेवोनोइड्स हो गए, ये सारे के सारे, ठीक है। और ये तो सारे हार्मोन्स तुम्हें करने ही पड़ेंगे, बिना हार्मोन्स से तो कुछ नहीं होने वाला, हार्मोन्स तो करना पड़ेगा। जेस्मोनिक एसिड पाथवे, यस ये तुम्हारे CSR के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। सेनिसेंस एंड देखो प्रोग्राम सेल डेथ में करा चुकी हूँ, एपोप्टोसिस करा चुकी हूँ, सेनिसेंस मतलब काइंड ऑफ सेम है, तो ज़्यादा फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो ठीक है ये वाला भी। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। अगर जेनेटिक्स और जीनोमिक्स की बात करूंगी तो देखो सेल डिवीजन, सेल साइकिल मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है। मेंडली इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मैपिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और एपिजेनेटिक फिनोमेना, ठीक है। MIRNA SIRNA में करा चुकी हूँ। और जीन एक्सप्रेशन, जीन म्यूटेशन, रिपेयर वाला आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम वहाँ से कर लोगी जो भी पहले बताया था। एबरेशंस देख लेना, क्रोमोसोमल एबरेशन देख के जाना, यूप्लॉइडी कहाँ पे हो रही है, न्यूप्लॉइडी कहाँ पे हो रही है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये तो तुम्हारा सारा का सारा CSR वाला ही तो है, तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा ना प्रिपेयर करना है ज़्यादा, बस तुम्हें ज़्यादा क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है। प्रोटियोसोम्स हो गया, मेटाबॉलिक्स हो गया, ये तुम्हारा बॉटनी का है यार। और इसमें है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सिलेक्शन, हेट्रोसिस, मेल स्टर्लिटी, जेनेटिक मैप्स, हेप्लॉइड एंड डबल हेप्लॉइड, आई थिंक इतना तो नहीं आता है शायद। माइक्रो प्रोपिगेशन आ सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन आ सकता है, और इन विट्रो रीजनरेशन, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, और वेक्टर मीडिएटेड वाला याद कर लेना, एग्रोबैक्टीरियम वाला जो है ना। और क्रिस्पर, ये तो आई थिंक Cas9, क्रीलॉक्स सिस्टम के क्वेश्चंस देख लेना एक बार, जो मैंने तुम्हें कराए थे, आई थिंक उतना ही बहुत है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी, इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी चीज़ें मिलती भी नहीं है, बट अगर बॉटनी का बच्चा है उसके लिए बहुत ईजी है चीज़ें। सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, प्लांट यील्डिंग फाइबर्स हो गए, शुगर, बिवरेजेस, ऑयल्स, मेजर इंडियन कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, आई थिंक उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तुम बीटी कॉटन एक बार पढ़ के जाना, बीटी ब्रिंजल पढ़ के जाना कि कौन सा पैथोजन जो है इनको इफेक्ट कर सकता है। जैसे क्राई प्रोटीन वाला होता है ना, क्राई प्रोटीन, क्राई 1, क्राई 2 वाला, कि बुल वॉर्म्स को हटा सकते हैं या फिर किसको हटा सकते हैं, तो ये वाला देख के जाना एक बार, है ना। क्योंकि प्लांट का, सच बताऊं मुझे प्लांट का इतना नहीं पता, क्योंकि बॉटनी का मेरा कोई डिपार्टमेंट रहा नहीं है,
तो बॉटनी का नहीं पता, लेकिन ये सब और सबका पता है कि बॉटनी का ज़्यादा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करती हूँ तो यहाँ पे आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स होगी जो फंजाई कौन सी फैक्टर, निमेटोड जैसे हो गया हमारा मेलिग्डोनाइड इनकॉग्निटा जो होता है, ठीक है, जो रूट नॉट डिजीज कर देता है, जैसे वो हो गया। वायरसेस में होती हैं है ना, एक को बोलते हैं प्रायंस और एक को बोलते हैं विरोइड्स, तो जो होते हैं यहाँ पे विरोइड्स काम करते हैं, तो ये चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। पार्थेनोजेनेसिस हो गया तुम्हारा, सिस्टमिक एंड इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस हो गया जो तुम्हारा सार से बनता है, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। सिग्नलिंग पाथवे पता होने चाहिए, जेस्मोनिक एसिड पाथवे का, सेलिसाइक्लिक एसिड का, और प्लांट हर्बीवोर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और पैरासिटिक इंटरेक्शन कस्किटा वाला पढ़ के जाना एक बार, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोलॉजी की बात करते हैं, चलो ये तो अपना वाला पार्ट आ गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन पता होना चाहिए, कौन इसको इन्वेट करता है, कौन सीरियल पूरा पूरा पता होना चाहिए सक्सेशन वाला। फूड वेब्स आई थिंक ये तुम कर लोगे अच्छे से। एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का पता, देखो पॉल्यूशन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना तुम्हारे, ग्लोबल वार्मिंग पे आएगा क्वेश्चन, पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, कितना डेसिबल नॉइज होना चाहिए, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ये इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट हो गया, स्पीशिएशन हो गया, और प्लांट इंटरेक्शंस, एपीफाइट्स ये इंपॉर्टेंट है, एपीफाइट्स हो गया, एंडोफाइट्स हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये करके जाना एक बार। और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के देखना, अगर लग जाते हैं तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है। केमिस्ट्री में अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है और किसी में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रैंक अच्छी लेके आनी है, रैंक अच्छी लेके आनी है। जो भी लाइफ साइंसेज का बच्चा है और जो CSI नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएगा, वो पेपर को क्लियर करेगा। बस तुम्हें रैंक के लिए थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रैंक अच्छी लानी है तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। अगर माइक्रोबायोलॉजी की पता है, इतनी माइक्रोबायो इजी आती है, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना, आई थिंक मास्टर्स की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी मैं, तब मैंने इसका फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सेकेंड ईयर में थी क्योंकि फेब में एग्जाम होता है ना, हाँ सेकेंड सेमेस्टर में थी मैं उस टाइम पे। सेकेंड सेमेस्टर में आने के बाद जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं सोच के गई थी कि बॉटनी करूंगी या फिर बायोकेमिस्ट्री करूंगी और जोलॉजी करूंगी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का मेरा कोई फोटे नहीं था। लेकिन जब मैंने पेपर देखा ना, मैंने जोलॉजी तो कराई क्योंकि तो मेरा था ही। माइक्रोबायो पे मैंने मतलब क्वेश्चन पहले ना मैं बॉटनी के क्वेश्चन सॉल्व करी थी, या फिर पता नहीं बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेती हूँ किस किस का पेपर कैसा है। जब मैंने माइक्रोबायो के क्वेश्चन देखे ना, यकीन नहीं करोगे, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ के गई थी मैं किसी चीज़ के लिए भी, और मैंने माइक्रोबायो के क्वेश्चंस करे सारे के सारे, मतलब मुझे इतने क्वेश्चन आते थे और मेरी अंडर 500 रैंक आई थी, अंडर 500 मेरी रैंक आ गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट पे, जबकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था इससे रिलेटेड, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है। इवन CSIR का भी मैंने थर्ड सेमेस्टर में आके पढ़ा, जहाँ पे मेरा क्लियर हो गया था। तो ये इतना इजी पेपर आता है कि तुम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छी रैंक आ सकती है अगर तुमने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना इसके अकॉर्डिंग, इस पेपर के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। और अच्छी खासी IIT में अगर तुम्हें PhD करने को मिल रहा है तो तुम क्यों किसी कॉलेज में जाके PhD करने जा रहे हो ना। IIT का टैग ही ना बहुत बड़ा टैग मिल जाता है तुम्हें, तुम कहीं भी जॉब ले सकते हो अगर IIT का टैग तुम्हारे पास लगा हुआ है तो। चलो माइक्रोबायोलॉजी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें देखो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई थिंक ये तो बहुत बेसिक हो जाता है अगर तुम्हें आते हैं, क्योंकि तुम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने पढ़ाई में भी पढ़ते हो, तो वो तुम्हें आते हैं तो आते हैं, वरना नहीं आता तो फिर नहीं कुछ कर सकते हो, तो ये तो तुम्हें आते हैं। अगर तुम्हें कहीं भी इसकी लिस्ट मिल जाती है या फिर पूरा वो मिल जाती है तो उसके बाद देख लेना एक बार। नेक्स्ट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। अगर मैं मेथड्स इन बायोलॉजी की बात करती हूँ तो यहाँ पे एनरिचमेंट कल्चर हो गया तुम्हारा, ठीक है, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड्स हो गए, या फिर फ्लोरेसेंस, आई थिंक तुम इसको कर लोगे क्योंकि तुम उसमें भी पढ़ते हो अपना। PCR तुमने यहाँ पे भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ा, तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सब सेम सेम है। बैक्टीरिया आर्किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पता होना चाहिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पता होना चाहिए, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसे बनी हुई है वो पता होना चाहिए। मैं पेनिसिलिन डालूंगी तो कौन सी क्या हो जाएगा, और तुम्हें स्टेनिंग मेथड आना चाहिए सबका, ठीक है। और तुम्हें आर्किया का पता होना चाहिए कि ये ह्यूमंस के करीब क्यों है, इसमें कौन सी अमाइनो एसिड्स होती हैं, और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। यूकेरियोटिक माइक्रो ईस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्ड्स हो गए, ईस्ट हो गए, एंड क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा तुम लोग को। और फाइलोजेनी आई थिंक हो जाएगी ये,
अगर सेक्शन 4 की बात करती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करती हूँ, जैसे स्ट्रक्चर हो गया या फिर फंक्शन हो गया। प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल हो गई तुम्हारी, सेल मेम्ब्रेन हो गई, बायोसिंथेसिस हो गई एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, फ्लैजिला पिलाई, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला एंड पिलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला और पिलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, ये इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल्स हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते थे, एंडोसिम्बायोट, हाँ जी, एंडोस्पोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कैल्शियम और डिपिक्लोनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीमोटेक्सिस जो बैक्टीरिया में होता है, मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे मैं उसमें कराने वाली हूँ, जब हम सिग्नलिंग कराएंगे थोड़ी सी, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन। ग्रोथ कर्व, तो देखो माइक्रोबायो पढ़ रहे हो, तुमने ग्रोथ कर्व नहीं पढ़ा तो मतलब उसका कुछ नहीं पढ़ा है। एक्सपोनेंशियल फेज हो गया, उसका कॉन्टिन्यूस फेज हो गया, सिंक्रोनस ग्रोथ हो गई है, कॉन्टिन्यूस कल्चर हो गया है, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है, बायोफिल्म, बायोफॉल्म, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो ये माइक्रोबायो करके जा रहे हो तो ये करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन के पता है तुम्हें, मेथड, इसके भी मेथड आ जाते हैं, डिसइंफेक्शन के, स्टरलाइजेशन के, ये भी तुम्हें पता होने चाहिए, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो देखो तुम्हारा जैसा पूरा आ गया। देखो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे पूछा है तुमसे, यहाँ पे ईटीसी पूछा हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ग्लाइकोलिसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये तो सारा तुम्हारा हो गया। टीसीए साइकिल, फर्मेंटेशन आई थिंक पता होगा, है ना। और फोटोसिंथेसिस C3, ये तो तुम्हारा सारा पुराना वाला ही हो गया। तो अगर तुमने एक जगह पढ़ लिया तो बहुत सारे लोगों में काम आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा। माइक्रोबियल डिजीजेस की बात करो तो तुम ऐसा करना कि एक लिस्ट अगर तुम्हें मिल जाती है, किसी भी माइक्रोबायो के बच्चे से पूछ लेना, अगर वो दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम उसको पढ़ के चले जाना। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, तो ये सब थोड़ा देख लेना एक बार। और ह्यूमन डिजीजेस, यस, ये तो तुम्हारा आई थिंक तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम बायोलॉजी के बच्चे हो, अगर तुम्हें ये चीज़ ही नहीं पता तो प्रॉब्लम है, तो इसको करके जाओ। ह्यूमरल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये तुम्हारा वहाँ पे भी हो गया, जब तुम अभी कर रहे थे किसका, बॉटनी का, यहाँ पे भी हो गया। अब आता है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये है माइक्रोबायो, माइक्रोबायो में एंटीबायोटिक्स पढ़ना पड़ता है। एंटी फंगल हो गया, एंटीवायरल ड्रग्स हो गए। टाइप ऑफ म्यूटेशंस, देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। प्लाज्मिड ट्रांसपोजोन्स, ये तो तुम्हारे सीएसआर के टॉपिक भी हैं सारे के सारे। डीएनए रिपेयर तो पहले भी आ चुका है, जीन एक्सप्रेशन भी पहले भी आ चुका है। ये फाज लैम्डा, ये तो तुम्हारे सीएसआर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ये तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। वायरस रिकॉम्बिनेशन, रीअसॉर्टमेंट, ये सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी तुम लोगों को। आई थिंक आधा तो तुम एक बार पढ़ लोगे ना किसी का भी, तो आधा तो वैसे भी दूसरे वाले सिलेबस में भी आ रहा है, तो आई थिंक ज़्यादा टफ नहीं है ये। माइक्रो बायो इकोलॉजी में बात करते हैं, बायो रेमिडिएशन, यस इंपॉर्टेंट है। बायो रेमिडिएशन हो गया, बायो ऑगमेंटेशन हो गया, ऑगमेंटेशन ये वाला ऑगमेंटेशन हो गया, बायो स्ट्यूमुलेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम्हारे। मेटाजेनोमिक्स, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तुम्हारा माइक्रोबायो का था। अगर मैं जोलॉजी की बात करती हूँ, तो जो जोलॉजी में आता है मेरा, वो है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी, है ना, एनिमल डाइवर्सिटी। तो आई थिंक ये मैं स्टार्ट करा चुकी हूँ डाइवर्सिटी वाला, थोड़ा बहुत मैंने फाइलोजेनेटिक्स भी करा दिया है तुम्हें सिस्टमैटिक्स भी बता दिया है, क्लासिफिकेशन भी बता दिया है। और मेरी अन अकेडमी पे क्लास भी चलती है संडे को, जहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और भी बता रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक वो तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इवोल्यूशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, नेचुरल सिलेक्शन ढंग से याद रख लो, स्पीशिएशन ढंग से याद रख लो। अगर जेनेटिक्स की बात करती हूँ, ये तुम पहले भी तुम्हारी चीज़ों में आ गया है, अब फिर से कर सकते हो बेशक, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस जो हो गया, मैपिंग ऑफ जीन्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये पता होनी चाहिए तुम लोग को, आई थिंक ये तो पता होता है ईजी, अगर जोलॉजी का बच्चा है उसको पता होगा चीज़ें। बायोकेमिस्ट्री सेम फिर से वही आ गई, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, हार्मोन्स, एक्शंस, रोल ऑफ विटामिन्स, तो ये तो सबसे पुराना वाली चीज़ आ गई। तो ज़्यादा बार बार एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे बहुत सारे पेपर्स में काम आ जाएगा। सेल बायोलॉजी में करा ही रही हूँ, मैंने तुम्हें साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन भी करा दिया, तुम्हें सेल साइकिल करा दिया है, तुम्हें क्रोमोसोम, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ये रह रहे हैं तुम्हारे, लेकिन ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो आधी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स यहाँ पे भी आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या होता है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में, पहले तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, फिर तुम्हारे हिस्टोन आके बाइंड करेंगे, न्यूक्लियोसोम बनेगा,
30 nm फाइबर बनेगा, फिर तुम्हारा जो होता है 700 nm फाइबर, फिर 1400। तो ऐसे जो तुम्हें पता होना चाहिए जीन ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे देखो कंपैरेटिव फिजियोलॉजी थोड़ी ऐसी हो जाती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। अगर जोलॉजी का बच्चा है वो इजीली कर लेगा इस चीज़ को, जो जोलॉजी का बच्चा नहीं है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए कंपैरेटिव पढ़ना। तो जोलॉजी वाले अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अगर और जोलॉजी का नहीं है बच्चा तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते हैं इसके। वैसे बताऊँ मैं तुम्हें अच्छी बात, सच वाली बात बताऊँ तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते यहाँ से। पैरासिटोलॉजी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तुम्हारा प्रोटोजोन्स हो गया, हेलमिंथिक डिजीज हो गया, ये मैं करा चुकी हूँ, हेलमिंथिक डिजीज सारी करा चुकी हूँ। प्रोटोजोन डिजीजेज हो गई, ट्रिपेनोसोमा, लीशमेनिया, ये सारी की सारी पता होनी चाहिए तुम्हें। होस्ट पैरासाइट रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमरल रिस्पॉन्स यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ लिया। डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। गेमेटोजेनेसिस हो गया, और सेलुलर डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडल ऑर्गेनिज्म तो आई थिंक ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा नहीं। स्टेम सेल्स एक बार पढ़ लेना, एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी की बात करते हैं, वही इकोलॉजिकल निश, यस तुम्हें तीनों निश पता होनी चाहिए, तीनों की तीनों निश पता होनी चाहिए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पता होनी चाहिए कि रियलाइज्ड निश कौन सी होती है, रियलाइज्ड निश कौन सी होती है, और फंडामेंटल निश कौन सी होती है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड चेन आई थिंक ये तो तुम कर लोगे। बायोजियो केमिकल साइकिल एक बार पता करके रखना, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, और CO कार्बन की, ये सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनिमल बिहेवियर पे। आई थिंक इसके क्वेश्चंस काफ़ी तुम्हें ये मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। फेरोमोन्स हो गए, इंस्टिंक्ट हो गए, टेरिटोरियलिटी हो गई, लर्निंग मेमोरी हो गया, इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, ये तो मैं करा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, ये तो मैं ही करा दूंगी सारी चीज़ें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जोलॉजी का तो कवर हो ही जाना है। नेक्स्ट इज फूड टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो कि बच्चे मतलब फूड टेक्नोलॉजी की मे बी ग्रेजुएशन होती है ना इससे, फूड टेक्नोलॉजी से, तो मुझे देखो इसका इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा वो नहीं रहा है। लेकिन जो भी मुझे लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर क्या तुमने पढ़ा हुआ है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात देखोगे तो आई थिंक ये तो सारा तुम्हारा यही वाला है। देखो सेलुलोज हो गया, पैक्टिव सब्सटेंस हो गया, और मोनो ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, पिगमेंट्स हो गए, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, तो तुम पीछे भी पढ़ चुके हो। फूड फ्लेवर्स हो गए, टर्पीन्स, एस्टर एल्डिहाइड, ये भी पढ़ चुके हो। और आई थिंक ये वाला देख लेना जिन बच्चों का भी है, क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ भी गलत बता दूँ वो मैं चाहती नहीं हूँ, तो तुम इसको देख लेना, ठीक है। और क्योंकि इसका सच में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। यस, मैं थोड़ी देर रोक देती हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा फूड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे को, वो ले सकता है। अगर आपको CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, दैट इज स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। ओके, अब आता है CSI UGC नेट के बारे में। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ प्लस पे जुड़ सकते हो। प्लस पे जुड़ने का फायदा क्या होगा कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, आपकी डाउट क्लासेस होती हैं, आपके मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा मिलता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू नीड टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स। मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, बच्चों को 12 मंथ वाला लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा, साथ के साथ तुम्हारे मॉक टेस्ट के साथ प्रिपरेशन हो जाती है, तुम्हारा JRF निकलने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी रहेगा और बहुत अच्छा रहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो। कोई भी बच्चा अगर मास्टर्स के अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में आया, सॉरी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो 24 मंथ्स का ले सकता है। उसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स के साथ साथ उसका JRF भी निकल जाएगा मास्टर्स खत्म होते होते। तो आई थिंक ये ले सकता है। जो नॉर्मली पेमेंट जाती है वो तुम्हारी 11,000 जाती है, लेकिन तुम एक कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो। इस कुमकुम 10 से क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अबाउट 10,395 आपको पे करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए। एंड देन करना है प्रोसीड टू पेमेंट, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा कुमकुम 10 के बाद। आप क्या कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड की कर सकते हैं, आप EMI, इसमें नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाता है। UPI के थ्रू कर सकते हो, वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10 टू गेट अ 10% ऑफ।
So thank you so much for watching this video.